हेलो प्यारे दोस्तों, अगर आप 10th क्लास में हो और आपको अपने 10th क्लास के मैथ से डर लगता है तो अब आपको मैथ से बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से आपके मैथ को सिखाऊंगा। अगर आपको अपना बेसिक मैथ भी नहीं आता होगा, यानी कि आपको अपना 8th क्लास 9th क्लास का मैथ भी नहीं आता होगा, तब भी आप अच्छे से अपने 10th क्लास के मैथ को कर पाओगे। तो आप सभी इस चैनल पर अच्छे से जुड़े रहिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप अच्छे से इस चैनल से पढ़ते रहे तो आप अपने मैथ को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे और अपने एग्जाम में अच्छे से मैथ में नंबर लेके आ पाओगे। तो आप सभी अच्छे से इस चैनल पर बने रहिएगा, जिससे कि आप अच्छे से अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर लेके आ पाओगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एक्सरसाइज पर नहीं आएंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका मतलब क्या है, यानी कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। और उसके बाद में हम अपनी जो इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगी, जो प्रमेय होंगी, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो उदाहरण होंगे, इंपॉर्टेंट यानी छोटे छोटे उदाहरण करेंगे। उसके बाद में हम अपनी एक्सरसाइज पर आएंगे, जिससे क्या होगा कि अगर आपको बेसिक इसका आता होगा, यानी कि इस चैप्टर का जो अगर कंसेप्ट आपको अगर अच्छे से आएगा, क्योंकि अगर आपको इस चैप्टर का अगर कंसेप्ट अच्छे से आएगा तो आप अपने एग्जाम्पल्स को, अपने एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाओगे। तो हम ऐसा ही करेंगे जिससे कि आप अच्छे से अपने बेसिक मैथ को कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने भाइयों के साथ शेयर जरूर कर देना, जिससे कि वो भी अच्छे से अपने 10th क्लास के मैथ को अच्छे से पढ़ के बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर लेके आ पाएंगे। चलो तो अपनी वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जानते हैं कि जो रियल नंबर्स होता है, यानी कि जो वास्तविक संख्या होती है वो क्या होती है, यानी कि ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जिन्हें हम वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। वैसे मैं आपको नॉर्मली एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे कि सबसे पहले हम अपने चैप्टर का नाम लिखते हैं, वो क्या है, रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। यानी हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हमें यही बात पता होना चाहिए कि जो रियल नंबर्स होता है वो क्या होता है। तो मैं आपको डेफिनेशन इसकी लिखाऊंगा। वैसे पेपर में तो आपको जो डेफिनेशन है वो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको वैसे नॉर्मली पता होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई आपको स्कूल में भी अगर कोई टीचर पूछ लेता है कि बताओ वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप वहाँ पर उसे बता पाओगे और अच्छे से उसको समझा भी पाओगे कि जो वास्तविक संख्या होती है वो क्या होती हैं। इसलिए मैं आपको वास्तविक संख्या की डेफिनेशन लिखा देता हूं और आप भी अच्छे से लिख लेना। मैं आपको डेफिनेशन बोलूंगा और वैसे आपको नीचे भी दिखेगी, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन को बोलूंगा। आप सभी अपने आप लिखने की कोशिश करना, और नहीं आप लिख पाएँ तो आपको नीचे भी यहाँ पे डेफिनेशन दिख रही होगी, आप वहाँ से भी लिख सकते हो। तुम्हारी जो पहली हेडिंग है इसकी वो क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो हमारी हेडिंग है वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो आप सभी अच्छे से देखते जाइएगा। तो मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप सभी अच्छे से लिखना। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जो परमेय संख्या होंगी और जो अपरमेय संख्या होंगी, अगर हम उनको आपस में मिला दें, यानी कि उनको जोड़ दें, तो वो सभी संख्याएं क्या मिल जाएंगी हमारी, यानी कि वो सभी बन जाएंगी हमारी क्या, वास्तविक संख्याएं। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, यानी कि रियल नंबर्स कहते हैं। तो जैसे कि कौन सी होंगी ये, तो आपको नीचे दिख भी रहा होगा कि जो परमेय संख्याएं वो जो वास्तविक संख्याएं हैं वो कौन सी हैं। तो आप सभी वहाँ से इसको लिख भी लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे वास्तविक संख्या के बारे में लिखा, जैसे मैं लिख दिया -4, 2, 0, कोई भी लिख लो संख्या, अंडरूट की, जैसे अंडरूट क्या 23, 2/3, -1/2, ये सभी क्या होंगी, ये सभी हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने डेफिनेशन लिखाई है परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो जो परमेय संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, अपरमेय संख्या क्या होती हैं, तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो परमेय और अपरमेय संख्याएं हैं वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है अपरमेय संख्या से। वहाँ पे वो सिद्ध करने के लिए बोलता है। आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है, हम आगे उसको करेंगे, तो उसमें वो पूछता है कि बताओ, कि उसने बोल दिया बताओ कि अंडररूट जो 23 है
ये एक परमेय संख्या अपरमेय संख्या है, वहां पे सिद्ध करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो आपको वहां पे वो सिद्ध करना पड़ता है, जो कि हम आगे अभी अगली क्लास में अपनी में करेंगे। तो आप सभी अच्छे से ये लिखते जाइएगा। तो अब हम अगली हेडिंग को अपनी को देखेंगे कि जो परमेय संख्या होती है वो क्या होती हैं, अपरमेय संख्या क्या होती हैं। तो अगली डेफिनेशन है हमारी परमेय संख्या, उसके बाद हम अपरमेय संख्या के बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम जो इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रमेय होती है, उसके बाद हम इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके जो 1.1 एक्सरसाइज है उसमें हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो हम इसको देखेंगे। और इसका जो दूसरा नाम है, हम जिसे बोलते हैं उसका नाम, दूसरा नाम क्या है इसका दूसरा नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसका दूसरा नाम अभाज्य गुणनखंड विधि है। इसके बाद हम कुछ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे, जो कि हमारे इस चैप्टर में आएंगे, यानी 1.1 एक्सरसाइज में भी होंगे और 1.2 में भी होंगे। यानी कि इस पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनको भी मैंने आपके सामने लिख दिया है, जिससे क्या होगा कि आप अभी से अगर इन फॉर्मूला को जैसे पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तो हमें आगे इनको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम सबसे पहले अपनी डेफिनेशन को देखते हैं, परमेय संख्या। आप सभी को पता ही है कि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वो मैं आपको लिखा चुका हूं। उसके बाद हमारी जो दूसरी हेडिंग है वो है परमेय संख्या, और परमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम इसको? रेशनल नंबर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप सभी को जो डेफिनेशन है वो वैसे तो नीचे भी दिख रही होगी, या फिर आप मैं बोल रहा हूँ वहाँ से लिखिए। तो क्या होती है परमेय संख्याएं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q, P/Q का मतलब यहाँ पे ये है P, छोटी p और छोटा q, इसका मतलब ये होता है P/Q यानी P/Q। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्या कहलाती हैं, यानी कि रेशनल नंबर कहलाते हैं। दोबारा आपसे लिखिए आराम से अच्छे से, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्या कहलाती हैं, यानी कि रेशनल नंबर कहलाती हैं। इसके बाद इसके आगे और लिखना है, परमेय संख्या कहलाती हैं। यहाँ आगे इस डेफिनेशन में हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि P और Q है वो क्या है। यहाँ P और Q पूर्णांक हैं, यहाँ P और Q पूर्णांक हैं, दोनों क्या हैं? ये पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होते हैं? जितने भी जो माइनस के नंबर होंगे, जितने भी जो प्लस के नंबर होंगे, और जीरो, कितने भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर, जैसे मैं लिख दिया -11, या मैं लिख दिया +20, या मैं लिख दिया 0, ये जितने भी जो प्लस की माइनस की संख्याएं होंगी, वो जितनी भी प्लस की संख्याएं होंगी वो सभी, और 0, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी हमारी क्या होंगी? पूर्णांक होंगी, यानी कि इंटीजर होंगे। तो ये दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक। यहाँ P और Q पूर्णांक हैं, परंतु यहाँ P और Q पूर्णांक हैं, परंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद में लिख लेना है, परंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद में तुम्हें ये वाला पॉइंट लिख देना है, यानी कि जो Q होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0। अगर Q 0 हो जाएगा तो वो एक परमेय संख्या नहीं होगी। वो भी मैं आपको अच्छे से अभी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होगा। देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए डिटेल में अच्छे से कि अगर हम Q की जगह पे अगर 0 रख देते हैं तो वो एक परमेय संख्या क्यों नहीं होगी, ऐसा क्या कारण हो जाएगा कि जिससे कि वो परमेय संख्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन को अच्छे से लिख लिया होगा, वैसे आपको नीचे भी दिख रही होगी। तो अब मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल लिखाता हूं, उनको आप अच्छे से लिख लेना। जैसे क्या? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा P/Q के रूप में नीचे, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 2/3, हम इसको लिख सकते हैं 5/2। अगर मैंने बताओ अब लिख दिया 4, बताओ क्या 4 एक परमेय संख्या है या नहीं? तो आप सभी कमेंट में इसका आंसर मेरे को बताना। ठीक है, कि जो 4 है वो परमेय संख्या है या नहीं, आप सभी मेरे को कमेंट में बताना। और जो बच्चा सही बताएगा उसको मैं कमेंट में बताऊंगा कि उसने सही किया या गलत। ठीक है, तो आप सभी मेरे को कमेंट में इसको आंसर जरूर देना कि जो 4 है वो एक परमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे कि मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो हमारी जो संख्या वो बनेगी वो एक परमेय संख्या नहीं बनेगी। तो वो क्यों होगा, आप सभी अच्छे से देखिए। जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया 4, और 4 के बट्टे में मैंने Q को क्या मान लिया? 0। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाले नंबर तो P होंगे, नीचे वाले क्या होंगे? Q। तो मैंने Q की जगह पे अगर 0 रख लिया, अगर मैं 0 का भाग 4 में दूंगा तो इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा। तो इसका आंसर आएगा अपरिभाषित, यानी कि हम 0 का भाग 4 में दे ही नहीं सकते हैं, यानी कि 0 से हम किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं, उसका आंसर हमेशा अपरिभाषित आएगा, यानी कि हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी 0 से भाग नहीं देना है। लेकिन अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि बताओ हम 0 में क्या भाग दे सकते हैं किसी भी नंबर का? मान लो 4 ही ले लेते हैं, तो हम 0 में 4 का भाग दे सकते हैं। जब हम
4 का भाग 0 में देंगे तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा 0 निकल के। क्या आएगा? 0। तो आपको अगर कोई पूछ ले बताओ कि जो 0 है वो क्या एक परमेय संख्या है, तो 0 एक परमेय संख्या है। अब वो देखो क्यों, जैसे मैंने यहाँ पे 4 को बोला और यहाँ पे 0 को मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो 4 मैंने लिखा 0। अब बताओ मैं किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 4, अगर मैं 4 के नीचे अगर 1 लिख लूँ, क्या लिख लूँ? 1, तो बताओ ये 4/1 है, इसका मतलब इसका मान का चेंज होगा कि ये 4 ही रहेगा? क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। यानी कि जब हम 1 से किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो वो नंबर वही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 को हम 1/4 4/1 भी लिख सकते हैं। और 4/1 का मतलब क्या हो जाएगा? P/Q। क्या हो जाएगा 4/1 का मतलब? P/Q। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी को अच्छे से लिखना है कि जितने भी जो पूर्णांक होंगे वो सभी परमेय संख्या कहलाएंगे। यानी कि जितने भी जो पूर्णांक होंगे, माइनस की जितनी भी संख्या, प्लस की जितनी भी संख्या, ये सभी और जीरो भी, क्या जीरो भी, ये सभी क्या कहलाते हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं। P/Q वाली तो होंगी, लेकिन इसमें अगर जो पूर्णांक होंगे, जितने भी जो पूर्णांक होंगे, प्लस की संख्या, माइनस की संख्या और जीरो, ये भी एक परमेय संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये सभी भी परमेय संख्या कहलाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परमेय संख्या क्या होती है। मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी और मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिखा दिए हैं। तो जितने भी जो पूर्णांक होंगे वो सभी भी क्या होंगे? हमारे परमेय संख्या कहलाएंगे। क्या? तो इसके बाद हमारी अगली डेफिनेशन है अपरमेय संख्या। कौन सी है? अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या कैसे बोलते हैं? तो अपरमेय संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या आता है इसमें? केवल IR ऐड हो जाता है आगे, इर्रेशनल नंबर। तो अपरमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो आप सभी अच्छे से लिखिए, आपको नीचे भी दिख रही होगी, आप लिख भी सकते हो, तो आप लिखो, वो ज़्यादा अच्छी बात होगी आपके लिए। तो लिखो, वे संख्याएं, इससे थोड़ी सी अलग होती है। इसमें होता है कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं और इसमें होता है P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो लिखो, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते क्या कहलाती हैं? बताइए। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते अपरमेय संख्या कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे उन्हें हम बोलेंगे अपरमेय संख्याएं, यानी कि इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी डेफिनेशन आपकी अच्छे से लिख गई होगी। इसके बाद हमारी जो अगली डेफिनेशन है उसका नाम है आपको सबसे पहले मैं इसके थोड़े से एग्जाम्पल लिखवा दूँ। क्या लिखवा दूँ? एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में, जैसे मान लो यहाँ पे आ जाएगा √2, √3 और आपने पाई तो सुना ही होगा, पाई। ठीक है, पाई हो गया, और कोई भी ले लो, √7। ठीक है, तो ये सभी हमारी क्या होंगी? ये सभी हमारी अपरमेय संख्याएं होंगी। और हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें, इसका मैंने आपको बताया था, इसमें उसकी क्या है, एक एक्सरसाइज है उसमें 1.2, उसमें यही सिद्ध करने के लिए बोला उसने कि सिद्ध कीजिए कि ये √5 या √7 ये एक अपरमेय संख्या है। और ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये वाला। तो आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए, जिससे कि आप अच्छे से अपने कर पाओगे कि जो अब कैसे सिद्ध करना होता है ये, क्योंकि हम अगली क्लास में हम वही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से लिख लीजिए। जो ये सभी क्या होती है? हमारी अपरमेय संख्या होती है। एक क्वेश्चन बच्चों का और होता है कि जो पाई होता है, इसकी जो वैल्यू होती है पाई की, वो होती है 22/7। तो देखो 22/7 एक फिक्स वैल्यू है, ये पी मान लो, ये क्यू हो गया। तो जो पाई है वो तो एक अपरमेय संख्या है, लेकिन जो 22/7 यानी कि इसका जो मान होता है पाई का, वो एक परमेय संख्या होता है। क्या होता है? परमेय संख्या। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो 22/7, कहाँ पे लिख सकते हो? ऊपर। तो ये भी क्या हो जाएगी? एक परमेय संख्या होगी। लेकिन इसका जो मान है 22/7, ये तो परमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वो एक अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो परमेय संख्या होती है वो क्या होती हैं और अपरमेय संख्या क्या होती हैं। इसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग है, इसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी कि इसका दूसरा नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आप सभी अच्छे से देखते रहिए, मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल से सिखा दूंगा कि जो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है वो क्या होती है, इसमें हमें कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। बहुत इजी होती है। आपको मैं बता दूं, आपको गुणनखंड तो जानते ही होंगे, यानी कि फैक्टर। जो बच्चा फैक्टर जानता होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है ये विधि, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन होंगे इसी विधि से करने के लिए वहाँ पे आपके एक्सरसाइज में बोलेगा और पेपर में भी वो इसी विधि से करने के लिए बोलता है। तो आपको ये विधि आनी चाहिए। बहुत ईजी है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको अभी सिखाऊंगा। तो आप सभी क्या करिए, अच्छे से इसको पहले नोट करिए। इसके बाद मैं आपको अपनी जो अगली हेडिंग है इसको भी अभी सिखाता हूँ। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पे लिख लिया, हमें बताना है कि जो सृष्टि है इसके हमें
अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, यानी कि गुणनखंड करने हैं। आपको पेपर में यही बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 60 के आप क्या करके बताओ, फैक्टर बताओ। क्या बताओ, फैक्टर। तो हमें इसके फैक्टर करने के लिए बोलेगा, यानी कि इसके हमें गुणनखंड निकालने के लिए बोलेगा। तो नॉर्मली ऐसे आप कैसे करते होंगे, इनको ऐसे करते हैं, 60 में भाग देंगे किसका, 2 का, तो यहाँ पे 30 टाइम्स जाएगा, यानी 30 बार जाएगा। इसके बाद 2 से और देंगे, 2 से और देंगे तो यहाँ पे ये 1 बार जाएगा, एक कैरी बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 और सॉरी 10 में देंगे कितनी बार, 5 बार जाएगा। इसके बाद देखो अब 15 में देना है, तो 15 में किसका भाग जाएगा, यहाँ पे 2 का तो जाएगा नहीं, तो 3 का जाएगा। तो 3 के लिए आपको क्या करना है, 3 से भाग देना है 5 बार, और 5 में सीधा 5 से ही भाग देंगे। तो इसके लिए क्या होगा, फैक्टर। अब देखो कुछ बच्चों को यहाँ पे क्या है, ये समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो आप सभी क्या करना, जो मैथ की मेरी एक बेसिक मैथ की एक प्लेलिस्ट डली हुई है, उसमें लगभग बहुत सारी क्लासें हैं, उन सभी क्लासों में आप देख लेना कि जो फैक्टर है उसको मैंने कैसे सिखाया है। तो फैक्टर की भी क्लासें हैं कि गुणनखंड कैसे करें, तो ऐसी एक क्लास मिल जाएगी आपको मैथ की प्लेलिस्ट में। आप जाओगे तो मेरे इसी चैनल पे, यूनिक हिंट चैनल पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मैथ की जो प्लेलिस्ट होगी, बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको मिल जाएगा कि जो फैक्टर है हमें उनको किस प्रकार से करना चाहिए। तो मैंने आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छे से सिखाए हैं, पूरा अच्छे से बताया है कि हमें इसमें प्राइम नंबर्स का भागी क्यों देना होता है और हमें कैसे कैसे इनको करना होता है। तो आप सभी वहाँ पे जाके इसको अच्छे से जरूर देख सकते हो। तो आप सभी जो फैक्टर है उनको वहाँ पे जाके जरूर देख लेना कि हमें कैसे करना चाहिए, जैसे नहीं आते हैं वो देख लेना। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पे इसके फैक्टर हो गए, फैक्टर्स के क्या निकल के आए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे 60 इक्वल में आया है 2 × 2, फिर क्या है 3 × 5, तो ये हमारे इसके फैक्टर आए। अब ये तो एक नॉर्मल फैक्टर हो गए, लेकिन हमें इसको कैसे लिखना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में लिखना है। तो बस आपको ये वाली लाइन लिखनी है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 2 है, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो हम 2 को ऐसे नहीं लिखेंगे, 2 × 2 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2। अब आपको बताइए कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 × 2, और 2 × 2 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। जैसे मैंने यहाँ पे 2 को 3 बार लिख दिया, 2 × 2 × 3, तो इसका मतलब होता है 2 कितने बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3। जिस बच्चे को वर्ग और क्यूब आते होंगे वो अच्छे से समझ पाया होगा कि हमें इसको कैसे करना होता है। तो आपको नॉर्मल नहीं भी आता है तो भी आप सीखे होंगे कि अगर 2 का अच्छा 2 बार आया है तो 2 की पावर 2, 2 का अच्छा 3 बार आया है तो 2 की पावर 3। जैसे यहाँ पे मान लो और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे 3 होता कि 3 × 3, इसको हम कैसे लिखते हैं, 3 2 बार आया है तो 3 की पावर 2, और मान लो 3 3 बार आता तो इसको हम कैसे लिखते, 3 की पावर 3। जो अच्छा जितने बार आएगा उसी अक्षर के ऊपर उतनी घात के रूप में उसको लिख देते हैं, इसे बोलते हैं घात, ठीक है, पावर। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 × 2, इंटू में क्या है 3, इंटू में क्या है 5। अगर 3 भी अगर 2 बार होता तो हम क्या करते, 3 को भी 2 टाइम्स लिख देते, 3 की पावर 2 लिख लेते, लेकिन यहाँ पे 3 एक बार आया है, 5 भी एक बार आया है, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि हो जाएगी। तो आपको क्या करना होता है इसमें कि जो फैक्टर नॉर्मल फैक्टर होंगे उनको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना होता है, केवल कैसे, अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना होता है। अगर 2 यहाँ पे 2 बार आया होगा तो उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, हम उसको 1 बार लिखेंगे, और जो घात ऊपर उसके आएगी उसको भी उसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको जो अभाज्य गुणनखंड विधि है वो अच्छी समझ में आ गई होगी। आगे भी हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, जिससे क्या होगा कि आगे हम क्या करेंगे, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, जिससे कि आपके सभी डाउट अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हम अभी अपनी 1.1 एक्सरसाइज को शुरू करने वाले हैं। इसी क्लास में आपको आगे हम 1.1 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। क्योंकि देखो अगर मैं आपको ये थ्योरी पहले नहीं कराता तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या होती, आप बार बार मेरे को कमेंट में पूछते कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे आया, ये क्या होता है। इसलिए मैं आपके सभी डाउटों को पहले से ही क्लियर कर दे रहा हूँ, जिससे कि जब आप अपनी 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज को भी करोगे तो आपको कोई भी डाउट वहाँ पे नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि आपको मेरी सभी वीडियोस जो हैं सभी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुँचेंगे और आप अच्छे से अपने 10th क्लास के मैथ को कंप्लीट कर पाओगे और 9th क्लास के मैथ को भी कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारी परमी हो चुकी है, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, उनको आप देख लो। यहाँ पे है a × b इक्वल में है एलसीएम × HCF। a × b का मतलब क्या है, यहाँ पे a कोई एक संख्या है और b भी एक कोई दूसरी संख्या है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5 और 10, मैंने लिख दिया 5 और 10, यानी ये हो गया 5 और ये हो गया 10, ठीक है। और 5 और 10 का मान लो एलसीएम क्या आएगा, 5 और 10 का एलसीएम आएगा 10 और HCF आएगा इसका 5। मैंने नॉर्मली छोटा सवाल लिया है, उसका आंसर में साथ ही साथ लिख दिया। तो वो कह रहा है कि जो a और b का इंटू आपस में कर दें और इन्हीं नंबर्स का हम आपस में क्या करते हैं, इनका जो एलसीएम निकालें वो और इनका जो HCF निकालें वो, उनका भी इंटू कर देंगे तो जो दोनों संख्याएं होंगी वो कैसी आएंगी, बराबर आएंगी। कैसी आएंगी, बराबर आएंगी। यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल
और एलसीएम गुणा एचसीएफ आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको बस पहले भी नॉर्मल फॉर्मूला लिख लेना है। आगे हमारी 1.1 एक्सरसाइज में इसके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, हम उनको करेंगे तो और आपको ये अच्छे से फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा और क्लास में ये आपको ये याद हो जाएगा। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भाज्य संख्या होती है वो किसके बराबर होती हैं, अभाज्य संख्याओं का गुणन। यानी कि अगर हम अभाज्य संख्याओं का गुणन आपस में कर देंगे तो वो किसके बराबर निकलेगा, एक भाज्य संख्या के बराबर निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। इस वाले से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो 60 है वो एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। और इसके जो फैक्टर हैं, इसके जो हमने गुणन की जो हमारे फैक्टर निकाले हैं, इनका अगर आपस में हम इंटू करें तो ये क्या निकलेगी, एक भाज्य संख्या निकलेगी। क्या निकलेगी, 60 के बराबर आएगा। और ये सभी कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। देखो 2 एक अभाज्य संख्या होती है, 3 भी एक अभाज्य संख्या होती है और 5 भी एक अभाज्य संख्या होती है। तो ये सूत्र आपको आगे काम आएगा, आप इसको भी अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद हमारा अगला सूत्र है, ये इसी से बने हुए हैं, यानी कि जो हमारा पहला सूत्र है इसी से मिलकर ये बाकी के सूत्र बने हुए हैं। अगर आपने इसको अच्छे से याद कर लिया तो आपको इनको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, इनको याद करते रहते हैं, लेकिन आपको केवल एक फॉर्मूला याद करना है। अगर आपने ये वाला याद कर लिया तो आपको ये 3 और 4 नीचे वाले दिख रहे हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फॉर्मूला होता क्या है, वैसे अगर आपको एलसीएम निकालना है किन्हीं दो नंबर्स का, जैसे ए और बी का आपको एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए और बी का आपको इंटू करना पड़ेगा और ए और बी का ये आपको किससे भाग देना पड़ेगा, ए और बी के एचसीएफ से क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अगर आपको एचसीएफ निकालना होगा तो ए इंटू बी करना पड़ेगा और बट्टे में एलसीएम से भाग देना पड़ेगा। अगर आपको ए निकालना होगा तो एलसीएम का और एचसीएफ का गुणा करना पड़ेगा, बी से भाग देना होगा। और अगर आपको बी निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम का और एचसीएफ का गुणा करना पड़ेगा और ए से भाग देना पड़ेगा। यानी जो चारों फॉर्मूलाज हैं नीचे वाले, ये इसी फॉर्मूले से बने हुए हैं। आप देख लो अच्छे से, आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब इनको नॉर्मल लिख लेना, जब हम सवाल करेंगे तो आपको इनको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लास में ही ये अच्छे से याद हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितनी भी जो थ्योरी थी अब हमारी जो कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल। अब मैं अपनी एक्सरसाइज पे आता हूँ 1.1, यानी जो 1.1 एक्सरसाइज है इसमें हम अपने प्रश्नों को करेंगे, यानी जितनी भी जो हमारे क्वेश्चन होंगे इसमें हम उन सभी को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास एक गवर्नमेंट बुक है जो कि हमारे यूपी बोर्ड में अच्छे से चल रही है, एनसीईआरटी। तो ये सरकारी वाली एनसीईआरटी है, हम इसी को करेंगे क्योंकि इसी से क्योंकि यही किताब हमारे विद्यालयों में सभी में और हमारे यूपी बोर्ड में लागू है। ठीक है, तो यही किताब है जिसको हम अपने पूरे को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो हमारी 1.1 इसी एक्सरसाइज में है। तो हमारी जो 1.1 है वो इसी किताब में है। देखो क्या है, मैं आपको अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ। तो आपको ये किताब जरूर खरीद लेनी है। देखो कोई ये प्राइवेट किताब तो है नहीं जो कि 300-400 रुपये में आएगी। ये किताब आपको लगभग 60 से 70 रुपये में मिल जाएगी। कितने रुपये में, 60 से 70 रुपये में मिल जाएगी। सिर्फ कितने रुपये में, 60 से 70। तो आप सभी बच्चे इस किताब को जरूर खरीद लेना। जिससे क्या होगा कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। देखो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखने से नुकसान क्या होगा कि हमारी जो वीडियो होगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसके बाद आप उसको लिखोगे तो उसको क्या लगेगा, हमारे सिलेबस को करने में टाइम लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, एक 60-70 रुपये की एक जो बुक खरीद लेनी है। इसमें से क्या होगा, जैसे मैं कोई क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे 1.1 को हम करेंगे तो वो क्या होगा, जैसे क्वेश्चन होगा वो आपको कहाँ पे दिखेगा, अपनी बुक में आप निकाल के देखोगे तो आपको वहाँ पे वो दिखेगा। जिससे क्या होगा, हम जल्दी जल्दी से अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और आगे रिवीजन भी कर पाएंगे। तो आप सभी अच्छे से इसको नोट कर लेना, जो मैंने आपको सभी कराया इन फॉर्मूलाज को अच्छे से नोट कर लो। जो मैंने डेफिनेशन लिखाई हैं उनको भी अच्छे से लिख लेना। ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 1.1 एक्सरसाइज हमारी पहली, उसमें हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें मैंने आपके सामने केवल जो प्रश्न है वो लिखा है, इसकी थ्योरी नहीं लिखी है। तो आप सभी अच्छे से देखते जाना कि मैंने आपके सामने भी 4 प्रश्न लिख दिए हैं, इसकी थ्योरी को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, क्योंकि तो आप बुक से भी इसको अच्छे से देख पाओगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो आपके सामने जो नंबर्स हैं इनको आपको एक अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। जैसे कि मैंने आपको भी जो एग्जांपल करवाया था उसी सेम तरीके से आपको इनको करना है बस, और कुछ भी इसमें नहीं करना है। तो मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल कराऊंगा, इसमें से एक छोटे वाले सवाल को बताऊंगा और एक बड़े वाले सवाल को करवाऊंगा। जिससे क्या होगा कि आपको पहले सबसे छोटे प्रश्न तो आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको छोटे छोटे प्रश्न ही नहीं आएंगे तो आप बड़े बड़े प्रश्नों को नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं पहले आपको छोटे प्रश्न करवाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको बड़े बड़े प्रश्नों को कराऊंगा। तुम्हारा पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न हमारा ये रहा कि हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, यानी कि गुणनखंड करने हैं। तो आपको इसको नॉर्मली ऐसे लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 140
इसके आपको क्या कर देने हैं, फैक्टर कर देने हैं। क्या कर देने हैं, फैक्टर। तो 140 के फैक्टर करेंगे। तो जिसको भी फैक्टर करना नहीं आ रहा है तो वो सभी इस वीडियो को देख लो। वैसे आपको यहाँ पे भी समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप इसी चैनल पे जाके, मैंने आपको बताया भी था अभी, तो वहाँ पे जाके गुणनखंड की वीडियोस डली हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 140 के फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 का भाग देंगे हम इस संख्या में। तो यहाँ पे 1 में तो जाएगा नहीं, तो 14 में देंगे तो यहाँ पे जाएगा 7 बार और यहाँ पे आएगा 0। इसके बाद इसमें देंगे 2 का भाग 3 में देंगे, 7 में देंगे तो 3 बच जाएगा, 1 बचेगा शेष 10 हो जाएगा, 10 में जाएगा 5 बार। फिर दोबारा से आगे करेंगे। अब देखो इसमें 3 का, 2 का तो जाएगा नहीं, इसके बाद 3 का, तो 3 का भी नहीं जाएगा, 3 1 3, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, इसमें भी नहीं जाएगा। अब देंगे 5 का भाग, 5 का भाग देंगे इसमें तो 7 बार जाएगा, और 7 का भाग 7 में देंगे तो 1 बार जाएगा। तो ये हमारे इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। नॉर्मल हमने फैक्टर कर लिए हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 140 बराबर में क्या है, 2 × 2 और 5 × 7। ये हमारे क्या निकल के आए, इसके फैक्टर निकल के आए हैं। क्या है, फैक्टर। अब आपको इनको कैसे लिखना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में लिखना है। अभाज्य जो फैक्टर होंगे उनके रूप में लिखना है। तो यहाँ पे देखो 2 बार आया है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2, और 5 तो 1 बार है, 5 रहने देंगे इसको, 7 भी 1 बार है, यानी 7 भी 1 बार है, इसको भी ऐसे रहने देंगे। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी, आप आराम से इनको कर पाओगे। इसके बाद देखते हैं और दूसरा कोई प्रश्न। देखो ये तो आराम से आप पे हो ही गया है। अब दूसरा वाला भी आप आराम से कर लोगे। आपको 156 के करने हैं। इसके बाद 3825, ये थोड़ी सी बड़ी नंबर है। इसके बाद 5005, ये इससे भी बड़ी नंबर है। इसके बाद ये इससे भी बड़ी नंबर है, यानी 5 पार्ट है इसके। ये है 7425, यानी कि 7425 के हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टर करने हैं। देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं लिख गया है। यहाँ पे 25 नहीं है, यहाँ पे 29 है। क्या है यहाँ पे, 29। तो आपको यही थोड़ा सा कठिन दिख रहा होगा, तो मैं आपको इसी प्रश्न को करवा दे रहा हूँ। देखो आप इनको अपने आप करने की कोशिश करना। अगर आप पे नहीं आए तो आप सभी मेरे को कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको इनको अगली क्लास में अपनी में बता दूंगा, ठीक है। या फिर आपको मैं कमेंट में ही वहाँ पे समझा दूंगा अच्छे से। तो आप सभी मेरे को इनको करना, और नहीं आए तो कमेंट में पूछना। तो आप सभी कमेंट में अपना नाम, अपना कहाँ पर रहते हो, वो सभी वहाँ पे कमेंट करना जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हमें क्या करना है, मैं आपको ये वाला बताता हूँ जो कि आपको सबसे बड़ा दिख रहा होगा। इसको ही करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से देखिए, हमें क्या करना है, जो 5th क्वेश्चन है वो है, हमें 7429, इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो आप इसके फैक्टर करते हैं। इसको 2 से काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 का नियम होता है कि अगर अंतिम अक्षर 2 से कट जाए तो वो पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे इसमें 3 का डिवाइड देके देखते हैं। और मैं आपको 3 का एक नियम बता देता हूँ कि 3 का नियम क्या होता है। जितने भी जो नंबर्स होंगे, अगर उनका सम का मतलब होता है योग का मतलब जोड़, इनको आपस में हम अगर जोड़ लें और उसको 3 से काटें, अगर वो 3 से कट जाएगा तो ये पूरी नंबर भी 3 से कट जाएगी। तो हम देखते हैं कट रहा है कि नहीं। यहाँ पे 7 और 4 होता है 9, सॉरी 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितना होता है 22। तो 22 जो है वो किससे नहीं कटेगा, 22 7 से, सॉरी 22 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। इसके बाद 5, और 5 का नियम होता है कि अगर अंतिम अक्षर 5 हो चाहे 0 हो, 5 हो या 0 हो, तो वो 5 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो यहाँ पे तो 9 है, तो ये भी नहीं कटेगा। तो अब हम इसको 7 से काट के देख लेते। तो 7 से काटेंगे, तो यहाँ पे 7 से इसको काटेंगे तो 7 कट जाएगा, 7 छक्के 42 भी कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा, यानी 7 से भी ये नहीं कट रहा है। इसके बाद हमें आगे चेक करना पड़ेगा। 7 के बाद करेंगे 11 से चेक। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 9 से चेक क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो फैक्टर होते हैं इनमें हमें केवल जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनसे ही डिवाइड देना होता है, यानी कि अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13, ये सभी होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो अब देखेंगे 11 से। अब 11 से करेंगे इसको हम, तो देखो 11 से कट रहा है कि नहीं। तो 11 छक्के 66 होता है। यहाँ पे 11 छक्के 66 हो गया, हमारा बचा कितना, यहाँ पे बचा 8, 8 82 हो जाएगा, 11 82 हो गया। अब भाग देंगे हम दोबारा से इसका 11 का 82 में, तो 11 7 77, हमारा कितना बच जाएगा, फिर दोबारा से 5 बचेगा, 59 हो जाएगा, यानी कि इसमें 11 का भी नहीं जाएगा। अब देखेंगे 13 का, तो 13 का पाड़ा पढ़ते हैं। 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, और 13 6 78, 78 ज़्यादा हो जाएगा। 13 कितना हो लेंगे, 13 5 65, तो यहाँ पे 9 बचेगा, 65 हो गया यहाँ पे, तो 9 बचा, 74 है जी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इसके पीछे लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 91 हो गया, 1 बचेगा, फिर 19 हो जाएगा। 13 का इसमें भी नहीं जाएगा, यानी 13 का भी नहीं जा रहा। अब देखेंगे 17 का भाग देके, ठीक है। तो 17 1 17, 17 दूनी
13 के बाद 17 ही होती है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 4 बार जा रहा है। देखो यहाँ पे पूरा कर लेते हैं अच्छे से, 17 का भाग, ठीक है। तो 17 का भाग देंगे, 17 चौके 68 हो रहा है, 17 चौके 68, बचे कितना रहा यहाँ पे, हम इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा। अब 2 को ऐड करेंगे यहाँ पे, 17 दूनी 34, 17 51, 17 51, बचा कितना 11, पीछे क्या है 9। अब 17 का 119 में जाता है, देखो कैसे, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 का इसमें पूरा भाग गया है, तो कितना आया है 119। तो यहाँ पे 17 से हम इसको हमने भाग दिया, तो हमारा जो आंसर यहाँ पे निकला है वो निकला है 437। कितना निकला है 437, यानी कि 7429 में हम भाग देना पड़ेगा हमें 17 से। तो देखो कोई प्रश्न आपके लिए कठिन भी आएगा, लेकिन आपको उसको करना है, आपको हार नहीं माननी है, आपको पढ़ना है अच्छे से, आपको अच्छे से प्रश्न को देखना है और अच्छे से करना है। अब हमें क्या करना है, अब इसमें, अब देखो एक बात और बता दूं, अब आपने यहाँ पे 17 तक चेक कर लिया है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोबारा से 2 से चेक करेंगे, 2 से 2 का देंगे, 3 का देंगे, 5 का देंगे, 7 का देंगे। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। अगर 17 से छोटी किसी भी नंबर का इसमें भाग जाता तो वो पहले ही चले जाता, अब क्यों जाएगा, अब नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहले, अब आपको 17 से नीचे किसी भी नंबर से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, उनसे बिल्कुल भी कट नहीं सकता है। अब क्या करना है, 17 का भाग इसमें देके देखना, 17 का जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 19 का भाग करेंगे। तो 17 का 17, 17 दूनी 34, यहाँ पे कर लेते हैं, 17 का भाग दे रहे हैं ना, 17 दूनी 34, और बचा कितना यहाँ पे हमारा 9, हाँ 9 बच रहा है, यहाँ पे पीछे लगाएंगे 7। तो 17 का भाग देंगे 97 में, तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 17 छक्के 102 होता है, इससे ये 97 है, यानी नहीं जा रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें 19 का भाग देके देखते हैं, किसका, 19 का। तो 19 का देंगे तो 19 से 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 जा रहा है, देखो 19 से 19, 19 दूनी 38, और बचा कितना 38 हो गया, ये 43 है, तो 5 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 57। तो 19 से 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57, यानी कितने बार गया है, 3 बार। कितने बार गया भैया, 3 बार भाग गया है। तो यहाँ पे ये हमारा 23 बार गया है। अब क्या करेंगे, इसमें 23 का भाग देंगे सीधा, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या होती है, इसमें किसी भी नंबर का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे इसके फैक्टर। अब आपको इसको कैसे लिख लेना है, 7 4 2 9 इक्वल में क्या आएगा हमारा फैक्टर, 17 इंटू 19 इंटू 23, तो हमारे इसके जो क्या आ गए, फैक्टर आ गए। तो आपको केवल देखो, अब इसमें कोई अभाज्य गुणनखंड आए सीधे, कोई भी नंबर 2 बार नहीं आया है, इसलिए हम इसको यहाँ पर ही छोड़ देंगे। तो हमारा इस सवाल का ये क्या हो जाएगा आंसर। तो मुझे लगता है कि आपको ये थोड़ा सा कठिन लगा होगा, तो मैंने आपको देखो पहले इजी कराया, उसके बाद में मैंने आपको एक कठिन सवाल कराया है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि पेपर में आपके इजी ही आए, आपके पेपर में थोड़ा सा कठिन भी सवाल आ सकता है। तो आपको केवल कुछ नहीं करना है, केवल जो अभाज्य संख्याएं होंगी उनसे भाग दे के देखते जाना है, और आपका जो आंसर है वो 100% आएगा ही आएगा। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि यहाँ पे ये तो हो ही नहीं रहा है, 17 से 15 से 13 से भाग नहीं जा रहा, 11 से नहीं जा रहा, तो आपको घबराना नहीं है, आपको केवल भाग देते हुए चले जाना है। बस जो अभाज्य संख्या होंगी उनसे भाग देना है, आपका आंसर जरूर आएगा। आपको पेपर में वो ऐसा नहीं करेंगे कि ऐसे देखिए बड़ी सी संख्या से भाग देना होगा, जैसे मान लो 47 तक आपको चेक करना पड़े, मान लो आपको 53 तक चेक करना पड़े, इतना नहीं होगा। बस इतना ही 20 आपको लास्ट 29 अभाज्य, यानी जो 29 अभाज्य संख्या है वहां तक आपको याद कर लेने हैं, उससे आगे आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो चुका अच्छे से। तो दूसरा सवाल हमारा अच्छे से, यानी इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। जो हमने ये कराया है, इसके बाद मैंने आपको ये कराया, ठीक है। तो मैंने आपको 2 प्रश्न कराए हैं, इनको आप करने की कोशिश करना। अगर आप पे नहीं आते हैं तो आप सभी मेरे को इनको कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट में बताना मेरे को कि हमें ये वाला प्रश्न नहीं आया है, मैं आपको इनको दोबारा से करवा दूंगा, ठीक है। तो अब हम अपने दूसरे प्रश्न को करेंगे, और दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है पूर्णांकों, जैसे सवाल तो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आपके सामने 2 नंबर्स दिख रहे हैं, इनके आपको LCM और HCF बताना है, और इसकी जांच कीजिए 2 संख्याओं, और जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM होता है। यानी कि आपको ये वाली लाइन सिद्ध करनी है, जैसे कि मैंने आपको जो बताई थी, आपको सिद्ध करना है कि A इंटू B बराबर होता है LCM इंटू HCF। यानी कि आपको पहले तो क्या करना है, इन नंबर्स का आपको LCM और HCF निकालना है, उसके बाद में ये वाली लाइन आपको सिद्ध करनी है। आपको बताना है कि अगर आपको जो 2 नंबरों का आप इंटू करें और इसका जो LCM और HCF आएगा उसका इंटू करें, तो ये आपस में कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, आपको जांच करनी है, ठीक है। तो हम देखते हैं अपने पहले सवाल को। पहला सवाल क्या है हमारा, हमें बताना है कि 26 और 91 का फैक्टर क्या करनी है, हमें इसके में LCM और HCF निकालना है, ठीक है। तो हम LCM निकालते हैं पहले। तो हम क्या करते हैं,
26 और देखो मैं आपको इसको एक जो गुणनखंड विधि है उसी से निकालना सिखाता हूँ, एलसीएम भी और एचसीएफ, क्योंकि हमारी जो सभी सवाल हैं वो गुणनखंड विधि से ही हो रहे हैं, यानी जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उससे, तो मैं उसी से आपको इनको करना सिखा देता हूँ। ठीक है, तो 26 के आपको फैक्टर कर लेने हैं, उसके बाद में आपको 91 यानी 91 के क्या कर लेने हैं, फैक्टर कर लेने हैं। तो इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके हम जब फैक्टर करेंगे तो इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितने बार कटेगा 13, और इसको 13 से काटेंगे सीधा ये कटेगा 1। ठीक है, इसके बाद इसके फैक्टर करने हैं, तो इसको 2 से काटेंगे तो कटेगा ही नहीं, इसको 3 से काटेंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा, क्यों, 3 1 3 पीछे 1 बच जाएगा। 5 से भी नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 और 1 पीछे है, ये नहीं कटेगा, क्योंकि 5 का नेम होता है कि एंड वाला अक्षर या तो 5 हो यानी कि 5 हो या 0 हो। तो 5 के बाद होता है 7, 7 से देखते 7 1 7, 7 से तो जा रहा है, 7 1 7 एक बार गया, और बचा कितना 2, 2 कहाँ पे आ जाएगा 1 के आगे, तो ये बन जाएगा हमारा 21, और 21 में देंगे 7 का भाग तो 3 में आ जाएगा। अब बन गया 13, और 13 एक अभाज्य संख्या होती है, इसको हमें 13 से ही भाग देना पड़ेगा। तो हमारे इसको जो फैक्टर निकल के आए हैं वो क्या है, आप सभी देखो अच्छे से, तो वो है 26 के जो फैक्टर है वो है 2 × 13, और जो 91 के फैक्टर हैं वो हैं 7 × 13। हमें अब क्या निकालना था इसका, हमें निकालना था एलसीएम और एचसीएफ, और कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो वो क्या होती है, देखो सबसे पहले तो मैं इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था, तो जो लिख लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जो कि 2 बार आया हो। कितनी बार, 2 बार, सभी नंबर 1 बार आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें 13 एक बार था, इसमें भी, इसमें 2 एक बार था, इसमें 7 एक बार था, इसमें 13 एक बार था। ठीक है, आप ऐसा मत करना, यहाँ पे 13 दिख रहा है, यहाँ पे 13 दिख रहा है, इसको ऐसे लिख दो, गलत हो जाएगा। वो नंबर अलग है हमारा 26, और ये नंबर 91 अलग है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के एक नियम होता है, हमें क्या करना होता है अभाज्य गुणनखंड विधि में, तो सबसे पहले तो इसमें कॉमन देखना पड़ता है। क्या देखते हैं, कॉमन। तो यहाँ पे आपको 13 कॉमन दिख रहा है और ये वाला कॉमन दिख रहा था, यानी कि हमें 13 कॉमन मिल गया। अब 13 की हमें वो वाली घात लेनी होगी जो सबसे बड़ी होगी। कौन सी होगी, सबसे बड़ी, और 13 की तो कोई घात है ही नहीं, यानी कि 13 की जिस नंबर पे कोई भी घात ना हो उस पर हम क्या मानते हैं 1, क्योंकि 2 पे घात 1 का मतलब होता है 2, यानी कि किसी भी नंबर पर अगर घात 1 होगी तो उसका जो आंसर होगा वो वही नंबर होता है। इसलिए यहाँ पे हम इस 1 को लिखते नहीं है। ठीक है, इसको 1 को इसलिए नहीं लिखते वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है 13, तो यहाँ पे 13 हो गया कॉमन। अब एलसीएम में सबसे पहले कॉमन देखते हैं, उसके बाद में जो बच जाते हैं उनको भी लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, एक तो 2 बचा और एक यहाँ पे हमारा 7 बचा, एक 2 बचा और क्या बचा 7। हमें इसका आपस में क्या कर देना है, इंटू कर देना है। क्या कर देना है, इंटू, सभी का इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे इंटू करते हैं, तो 7 कैसे करेंगे, ऐसे कर लो, 13 का गुणा 2 में करेंगे तो 26 होगा, और 26 में गुणा करना पड़ेगा 7 का। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो 26 में 7 का गुणा करना है, 7 छिक्के होता है 42 की 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 होता है 18, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा हमारा निकल के आया है 182। 182 हमारा इसका एलसीएम निकला है। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो आप सभी वो भी देख लो कि एचसीएफ क्या निकलेगा इसका। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, इसमें कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं, देखो एलसीएम के लिए पहले कॉमन देखते हैं और उसकी बड़ी वाली घात को लेते हैं, और एचसीएफ के लिए हम कॉमन देखते हैं और उसकी छोटी वाली घात को लेते हैं। कौन सी घात को, छोटी। तो 13 की घात छोटी की बात करें चाहे बड़ी की बात करें, तो इसमें केवल एक ही घात है। क्या है, 1। तो 1 से छोटी ना, एक तो ना तो कोई छोटी है और ना ही 1 से कोई बड़ी है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम सीधे यहाँ पे घात लेंगे 13 की घात 1। तो 13 की घात 1 का मतलब केवल 13 ही होता है, 13 लिया। अब एलसीएम करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो बच जाते हैं उनको भी लेते हैं। यहाँ पे 2 बचा था वो लिया था हमने, और 7 बचा था वो भी लिया था। लेकिन हमें एचसीएफ में कोई भी नंबर लेना नहीं होता है, केवल जो कॉमन मिलते हैं उसी को लेते हैं। तो हमारा इस सवाल का जो एचसीएफ होगा वो जाएगा 13 यानी कि 13। तो हमारा एलसीएम निकल चुका है और जो एचसीएफ है वो भी निकल चुका है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे ये दोनों चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करते हैं, इस वाली लाइन को सिद्ध करते हैं, यानी कि इसकी जांच करते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है वो सही है या गलत है। हमारा जो फॉर्मूला है वो सही है या गलत। तो यहाँ पे इसको आपको जो वैल्यूज़ हैं वो रख लेनी है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारी 26, क्योंकि मैंने 26 का और 91 का ही क्या निकाला था, एलसीएम निकाला। इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो 182 है, 182 हमारा एलसीएम है, और जो एचसीएफ है वो कितना है, 13 है। हमें अब ये वाली बात सिद्ध करनी है कि इनका हम आपस में इंटू कर दें और इनका आपस में इंटू कर दें तो ये बराबर आने चाहिए। बराबर आएंगे तो हमारा ये प्रूव्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, यानी कि सत्य होगा। इनका इंटू कर लेते हैं और इनका इंटू कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका इंटू यहाँ पे रफ वर्क में कर लेते हैं यहाँ पे। तो 91 में करना है हमें 26 का इंटू, इसका इंटू करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका 6 का इंटू करेंगे यहाँ पे 6, इसमें करेंगे तो यहाँ पे 54 होगा। यहाँ पे इसका इसमें करेंगे तो 2 बार और इसका यहाँ पे करेंगे तो 18। इसको आपस में ऐड कर लो।
यानी कि 1366 कितना है इनका इंटू आपस में करने पर आया है 1366। अगर इनका इंटू करने पर अगर ये आ जाता है तो ये मान लेना का हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि A इंटू बी बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF। इनका इंटू और कर लेते हैं, यहाँ पे कर लो। 182 में गुणा करना है 13 का, वो 31 हो गया। किसका गुणा करना है 13। एक नंबर के आगे पीछे होने से देख लो संख्या कितनी बड़ी से छोटी हो जाती है, बड़ी से छोटी से बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब क्या करना है हमें 13 का इंटू करना है। तो 3 का करेंगे 2 में 6, इसमें करेंगे तो 24। डायरेक्ट भी कर सकते 13 का, लेकिन मैं अलग अलग संख्याओं से कर रहा हूँ। 24 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया 3, 3 और 2 होता है 5। इसका इसमें करेंगे 2, 8 और 1, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी नंबर में कर लो वही नंबर आ जाता है। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1, यानी कि 1366 यहाँ पे भी हमारा निकल के आया है। यानी कि आप इससे ये समझे कि जो ए और बी का इंटू करें, चाहे उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का इंटू करें, तो वो एक बराबर निकल के आएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्रूव्ड। हमने ये सिद्ध कर लिया, हमने जांच कर ली कि ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आप नीचे लिख भी सकते हो, अतः आपको नीचे क्या लिखना पड़ेगा, अतः A इंटू बी बराबर एलसीएम गुणा HCF, बस ये लिख देना है। तो हमारा ये दूसरा वाला प्रश्न हो चुका है। इसके बाद में 2 प्रश्न और है इसमें कि 510 और 92 का हमें एलसीएम और HCF निकालना है। इसके बाद में 336 और 54 का एलसीएम और HCF निकालना है। तो आप सभी इन दोनों प्रश्नों को क्लास कमेंट में करने की कोशिश करना। अगर नहीं आए तो मेरे को कमेंट में बता देना। देखो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं सभी प्रश्नों को आपको अगर कराऊंगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो में देखने में समस्या होगी। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से इनको करने की कोशिश करना। नहीं आएंगे तो मैं आपको अगली वीडियो में डेफिनेटली जरूर बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल क्या है, हमें क्या करना है, जो नंबर्स आपके सामने लिख रहे हैं, ये 3 नंबर है, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है। क्या बताना है, एलसीएम एचसीएफ। उसने बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके सामने जो नंबर्स दिख रहे हैं इनके हमें एलसीएम और HCF बताने हैं, जो कि कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से बताने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ये भी सवाल करवाया था, ये कराया था हमने 2 नंबरों का एलसीएम और HCF निकाला था। अब वो 3 नंबरों का बोल रहा है, तो बस कुछ नहीं करना हमें, बस आराम से आपका आंसर निकल आएगा। तो आप सभी अच्छे से देखते रहिए। अब क्या करना है हमें, हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे के हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई सा भी बता दो मेरे को, मैं उसी को आपको बता दूंगा। तो आप कुछ ज़्यादा ये वाले प्रश्न का आंसर बहुत ही ईजी आएगा। देखो 17, 23 और 29 ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, मैं आपको इनका आंसर अभी बता देता हूँ। तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें आपको कोई, जब आप इनका फैक्टर करोगे तो इनका फैक्टर कोई आएंगे ही नहीं, केवल यही इनके फैक्टर होंगे। तो इनका जब आप HCF निकालोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, और कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो जो HCF होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1। तो HCF इसका 1 हो जाएगा। और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं, तो कॉमन नहीं मिलेगा। कॉमन नहीं मिलेगा उसके बाद हम क्या करते हैं, इन जो बच जाते हैं उनका आपस में इंटू कर लेते हैं, उनको भी ले लेते हैं। तो इन तीनों को भी लेना पड़ेगा, उन तीनों को आपस में इंटू कर देना होगा। यानी कि एलसीएम, तो जो HCF है इसका वो तो 1 आएगा, और जो एलसीएम है वो इन तीनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वही हमारा क्या होगा, हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो मैं आपको चलो पहला एक प्रश्न करा देता हूँ, ज़्यादा छोटा नहीं है, तो क्योंकि तीसरा वाला तो छोटा है थोड़ा, इसलिए मैं आपको जो पहला प्रश्न है उसको ही करा देता हूँ। 12 का, 15 का और 21 का हमें क्या करना है, एलसीएम और HCF निकालना है। तो 12 के फैक्टर करेंगे, 15 के करेंगे और 21 के फैक्टर करेंगे। तो देखो, तो यहाँ पे 12 के फैक्टर करेंगे, तो 12 के फैक्टर यहाँ पे कर लेते हैं साइड में। 2 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 3 बार, और फिर इसको 3 से काटेंगे तो 1 बार कटेगा। यानी कि इसके फैक्टर क्या निकल के आए हैं, 2 × 2 × 3। अब 15 के फैक्टर करेंगे तो क्या निकलेंगे, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 5 बार, और 5 से काटेंगे तो 1 बार। तो इसके जो फैक्टर आए वो आए 3 × 5। इसके बाद 21 के फैक्टर करेंगे, 21 को 3 से काटेंगे 7 बार, और इसको 7 से काटेंगे तो 1 बार। तो 21 के जो फैक्टर है वो हैं 3 × 7 यानी 3 × 7। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इनके जो फैक्टर है वो क्या निकल के आए। अब उसके बाद उसने बोला था कि जो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकलना है, और अभाज्य गुणनखंड विधि से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको किसके रूप में लिखना पड़ेगा, पावर के रूप में लिखना पड़ेगा, यानी जो घात के रूप में। जहाँ पे इसको ये 2 2 बार आया है तो उसको लिखेंगे हम 2 की पावर 2 इंटू में 3। इसके बाद इसको देखेंगे तो यहाँ पे है 3 × 5, यहाँ पे है 3 × 7, क्योंकि ये एक एक बार आए हैं, इनको हम एक ऐसे सीधे के सीधे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 2 बार आया था, इसलिए हमने इसको 2 की घात 2 के रूप में लिख लिया। अब हमें अपने आंसर निकालने हैं। आंसर क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है एलसीएम
और एक निकालना है HCF। तो दोनों चीज़ों को निकालेंगे हम, अच्छे से आप देखते जाइए। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना पड़ेगा, कॉमन। देखो एलसीएम के लिए पहले कॉमन देखते हैं और कॉमन की बड़ी वाली घात को लेते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 2 तो इसमें आया है लेकिन इन दोनों में है ही नहीं, तो इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 3 और 3। यहाँ पे यानी कि तीनों संख्याओं में हमें 3 दिख रहा है और 3 की पावर सबसे बड़ी क्या है, केवल 3 ही है, तो 3 ही रहेगा, इस पर कोई पावर है ही नहीं। इसके बाद क्या करेंगे एलसीएम के लिए, सबसे पहले हम 3 संख्याओं में कॉमन देख जैसे देखो अगर 2 संख्याएं होंगी तो केवल दोनों संख्याओं में कॉमन देखेंगे, जो बच जाएंगे उनको ले लेंगे। लेकिन अगर 3 संख्याएं होंगी तो पहले क्या करना पड़ेगा, 3 संख्याओं में कॉमन देखना पड़ेगा, उसके बाद में 2 संख्याओं में कॉमन देखना पड़ेगा, कोई सी भी 2 हो। यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 7 है, नहीं मिलेगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यानी किसी भी संख्या में 2 संख्याओं में भी कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कॉमन कुछ भी ना मिले, 2 संख्याओं में भी नहीं मिल रहा है, 3 में तो मिल गया लेकिन 2 में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो केवल जो बची होंगी संख्या उन सभी को लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 की पावर 2, फिर क्या हमारा यहाँ पे 5 है, फिर हमारा 7 है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसको आप क्या करो, इसका आपस में इंटू कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। 2 की पावर 3 का 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, गुणा में 5 और गुणा में 7। अब गुणा करने का आपको एक तरीका बताता हूँ आसान सा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है। तो आपको क्या करना है, अगर आप जितनी ज़्यादा जीरो बनाओगे यहाँ पे उतनी जल्दी ही आंसर आएगा, क्योंकि हमें जीरो का किसी भी नंबर में गुणा नहीं करना पड़ता। जैसे कि मान लो हमें 20 का गुणा करना है 12 में, 20 का गुणा 12 में करना है, तो इससे फायदा क्या हुआ, हमें कोई जीरो का गुणा इसमें नहीं करना पड़ेगा, केवल हमें 2 का गुणा करना है 12 में। 12 दूनी होता है 24 और पीछे एक जीरो लगा देना है बस, और हमारा 240 आ जाएगा आंसर। तो जीरो से हमें ये फायदा हो जाता है। तो यहाँ पे हम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे इसका इंटू इसमें कर लेते हैं। 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 पंजे होता है 20, 4 पंजे 20। तो यहाँ पे 3 को ऐसे ही रखो और इनका आपस में इंटू कर लिया, तो कितना आ गया 20। और यहाँ पे पीछे तो क्या है, सॉरी पीछे हमारा क्या बच गया 7। अब इसका कर लेते हैं आगे इसको, अब 3 का गुणा कर लेते हैं 20 में, तो 3 का गुणा 2 में कर लेते हैं नॉर्मल, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6, पीछे आ जाएगा 0। अब कर लेते हैं पीछे 7 का गुणा, तो 7 का गुणा 60 में मत करो, 6 में करो, तो 7 छिक्के होता है 42, 7 छिक्के 42 और पीछे क्या आ जाएगा एक 0, तो 700, तो 420 इसका क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने इसका आंसर निकाल दिया है, वो आया है 420, जो कि क्या है, हमारा एलसीएम है। क्या है, एलसीएम। अब हमें इसका निकालना है क्या, एचसीएफ। और आपको पता है कि एचसीएफ के लिए हमें कॉमन संख्याएं देखनी पड़ती हैं। कैसी, कॉमन। तो यहाँ पे देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीनों में कॉमन दिख रहा है, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखो इसमें क्या होता है, एचसीएफ निकालना बहुत आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी जो नंबर होंगे उनमें तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा। अगर 2 संख्याओं में भी अगर कॉमन दिखता तो भी हम नहीं लेते। जितने भी नंबर होंगे यहाँ पे 12, 15 और क्या है 21, तीनों के तीनों में हमें कॉमन मिलना चाहिए। तो तीनों के तीनों में कॉमन हमें केवल क्या मिला है, 3, और इसका जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 3। यानी कि हमारा जो तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। इसका जो एलसीएम है वो आया है 420 और जो एचसीएफ है वो आया है ओनली 3। कितना आया है, 3। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा कि एलसीएम हमें कैसे निकालना था और एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना था। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इन दोनों, जी वाला प्रश्न मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका जो एचसीएफ होगा वो तो 1 आएगा, ठीक है, इसका एचसीएफ 1 आएगा। आप करने की कोशिश करना, ऐसे ही करना सेम। और इसका जो एलसीएम होगा वो इन तीनों संख्याओं का गुणनफल होगा। इन तीनों नंबर्स का जो गुणनफल होगा इनका आपस में इंटू कर देना, वही हमारा एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम, क्योंकि ये तीनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद अगला है हमारा 8, 9 और 25। ये भी बहुत ईजी है, इसको आप करने की कोशिश करना, बहुत आसान है, आप आराम से इसको कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न देखो बहुत ईजी है, मैंने आपको जो फॉर्मूला करवाया था उसी से करना है। यहाँ पे ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है और एचसीएफ दिया है। क्या दिया है, एचसीएफ। तो हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है और एचसीएफ दिया है, एलसीएम बताना है। तो जो सूत्र होता है हमारा, मैंने आपको भी लिखाया भी था, एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी अपॉन में एचसीएफ। तो हमें ये वाला सूत्र लगा देना है और हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो ये सूत्र है, आप इसको दोबारा से भी एक बार लिख लेना जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, देखो तो एलसीएम तो निकालना ही है। ए की वैल्यू कितनी है, 306, बी की वैल्यू कितनी है, 657 और जो एचसीएफ है वो है 9। अब क्या करो, आप नॉर्मल इसका इसमें भाग दे लो, 9 से इनमें से कोई नंबर काट लो, कट जाए तो ठीक है,
नहीं तो हम लास्ट में क्या कर देंगे, आपस में इनका इंटू कर देंगे ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का। तो 9 से कटेंगे, 9 से काट के देखते सीधा कट जाए तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 3 बार भाग गया। इसके बाद हम बचा कितना 3, और जो 3 कहाँ पे आएगा 6 के आगे, तो 9 चौके 36 यानी 4 बार, यानी कि ये कितने बार कट गया इससे 34 बार कट गया। और गुणा किसमें इसका किसका करना है 657 का। अब आपको 34 का गुणा 657 में कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऐसे कर लो, आप 457 में गुणा कर लो किसका 34 का, 4 सत्ते 28 होता है। उसके बाद 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 4 छक्के 24, 24 और 2 होता है 26। अब 3 का गुणा करना है, 3 सत्ते 21, 3 15 और 2 17, और 3 छक्के 18, 18 और 1 होता है 19। आपस में इनको जोड़ दो, तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2। तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम होगा वो आएगा 22,338। 22,338 इसका हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट इसमें कोई है, इसमें इसका कोई दूसरा पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से इसको नोट करो। और अगला वाला प्रश्न है जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस इसमें कुछ सिद्ध करना है। वो बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको ये सिद्ध करना है, बताना है कि हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बस, ठीक है। तो मैं आपको अभी आगे कराता हूँ इसको। इसके बाद में इसमें केवल हमारे 3 प्रश्न बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। बहुत इजी प्रश्न है, आप इनको आराम से कर पाओगे। तो आप सभी इसको अच्छे से नोट कर लो। आगे हम अपने इन तीनों प्रश्नों को भी कर देते हैं। तो इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, आप सभी बताना। जैसे कि बताओ आप सभी, मैंने यहाँ पे लिखा 2 और मैंने यहाँ पे लिखा 5। अगर हम इनका आपस में इंटू करें तो क्या आएगा आंसर निकल के 10, यानी कि हमें इससे क्या मिला, एक 0 मिली निकल के। क्या मिली, एक 0। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 और यहाँ पे मैं लिख दिया 5, इनका हम आपस में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 15। क्या बताओ इससे हमें कोई 0 मिली, कोई भी 0 मिली है, नहीं मिली है। यानी कि हमें केवल ऐसे 2 नंबर्स होते हैं 2 और 5 जिनका आपस में इंटू करने पर हमें क्या मिलता है, एक 0 का निर्माण होता है। जब भी हमें किसी भी नंबर में अगर हमें कोई 2 और 5 मिलेगा तो उनका इंटू जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, एक 0। हमें 100 कोई मतलब नहीं है, उस 0 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक 0 मिलेगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यानी कि n कोई प्राकृत संख्या है, n क्या है, कोई प्राकृत संख्या, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या होती है उनमें से कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या होती है, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक, यानी 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या होती हैं, हमारी प्राकृत संख्या होती हैं। इसके लिए संख्या 6 पे घात n, क्या 6 पे घात n, 6 पे घात n का मतलब क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि 6 पे घात n, 6 पे घात n के लिए इसका जो अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी कि इसका हम इसके फैक्टर करें। जैसे मान लो 2 हमें 6 के फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं, 6 के फैक्टर, और 6 के फैक्टर हम करेंगे तो क्या आएंगे 2 × 3, और 2 × 3 निकल के आएंगे। क्या बताओ इससे हमें कोई 0 मिल सकती है, 6 के ऊपर आप कोई सी भी घात ले लेना, अगर हमें यहाँ पे इससे कोई 0 नहीं मिलेगी तो हम 6 पे घात n में कोई भी 0 प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चाहे आप n की जगह पे कोई भी नंबर लिख लेना, आप यहाँ पे कुछ भी लिखना, लेकिन हमें 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 0 है वो केवल हमें 2 से और 5 से मिलती है। 2 और 5 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, एक 0 मिलेगी, लेकिन 2 और 3 का इंटू करेंगे तो 6 आएगा, और 6 पे घात कितनी भी हो, 1 लिख लो तब भी 6 ही होगा। 6 पे घात 2 लिखेंगे तब आएगा 36, 6 पे घात 3 लिखेंगे तो आएगा 216, यानी कि 6 पे घात कोई भी लिख लेना आप, उसका जो पीछे का जो नंबर आएगा वो 6 आएगा निकल के। कितना आएगा, 6। और वो बोल रहा है कि इसके पीछे 0 आ सकता है, तो 0 इसके पीछे नहीं आ सकता। और वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, 5 नहीं है। क्या नहीं है, 5। अगर यहाँ पे इसमें 5 हो जाता तो यहाँ पे हमें 0 मिल सकते थे, लेकिन अभी हमें यहाँ पे कोई भी 0 नहीं मिलेगा। तो आपको ये मैंने नॉर्मल समझा दिया है। इसका जो आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर होगा, मैंने वो जांच करने के लिए बोल रहा था कि हमें 0 मिल सकता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा, नहीं। लेकिन हमें अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है वो मैं आपको अभी इसको बताता हूँ। कुछ भी नहीं करना, आपको नॉर्मल करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया है, क्या दिया, ये वाली लाइन आपको लिखनी है। जैसे क्या होगा, दिया है
कि n एक प्राकृत संख्या है। आपको ये वाली लाइन लिखनी सबसे पहले। इसमें क्या दिया है, क्या दिया है, n एक प्राकृत संख्या है। इसके बाद इसने क्या बोला, उसमें बोला कि जांच कीजिए। अब नीचे लिखना सिद्ध करना है, ऐसे मतलब लिख लो, जांच करनी है। क्या जांच करनी है कि 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें ये वाली लाइन सिद्ध करनी है, यानी ये वाली इसकी जांच करनी है। क्या करना है, इसका हमें जांच करनी है। ये हमें दिया था कि n एक प्राकृत संख्या के लिए हमें ये वाली बात क्या करनी थी, जांच करनी थी। तो यहाँ पे इसके बाद आप नीचे लिखोगे, इसका यहाँ पे हल लिख लेना, हल। यहाँ पे लिखना 6n, इसकी जब हम फैक्टर करेंगे तो वो निकल के आएंगे 2 × 3 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, 0। अब यहाँ पे अब आपको एक नीचे लाइन लिख देनी है, अतः 6n में 5 नहीं है, 5 नहीं है, अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बस आपको नीचे ये लिख देना है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें केवल ये लिखना था कि ये दिया था, जांच करनी थी कि 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 6n बराबर करेंगे तो इसका क्या निकलेगा, 2 इसके फैक्टर करेंगे 2 × 3 इस पे घात n। तो यहाँ पे किसकी कमी दिख रही है आपको, 5 की। तो यहाँ पे लिख देंगे 6n में 5 नहीं है, क्या नहीं है, 5 नहीं है, अतः लिखो, चाहे इसलिए लिख लो, इसलिए सही रहेगा। इसलिए 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, 6n पर समाप्त नहीं हो सकती। तो आपको ये भी अच्छे से क्लियर होगा, केवल आपको ये वाली लाइन अच्छे से वहाँ पे लिखनी है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, छठवां, वो कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13, और एक प्रश्न तो यह है, एक दूसरा है, और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी कि आपको ये बताना है कि जो नंबर आपके सामने इंटू में लिखे हैं ये भाज्य संख्या क्यों है, आखिर भाज्य संख्या ये है या नहीं है। नहीं, वो तो है ही है, आपको ये बताना है कि क्यों है। तो उसके लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, शुरुआत में एक सूत्र लिखाया था, जो कि क्या था आप सभी मेरे को बताओ। इसके मैं वहाँ पे इस प्रश्न को करने के लिए उसी की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, वो मैं लिखाया था आपको, भाज्य संख्या बराबर होता है अभाज्य संख्याओं का गुणन। यानी कि अगर हमें सिद्ध करने के लिए कोई बोल दे, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे सिद्ध करते हैं कि ये सभी जो नंबर पीछे हमें लिखे हुए हैं ये किस में है, इनटू में है, लेकिन जो 13 पीछे दिख रहा है वो प्लस में है। अगर उसको भी हम इनटू में ला दें सॉल्व करके किसी ना किसी तरीके से, और वो सभी अभाज्य संख्याएं हुई, तो मान लेना कि ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। क्योंकि जितने भी जो भाज्य संख्याएं होंगी उनका आपस में इंटू करने पर जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो एक भाज्य संख्या होगी। क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पे यही वाली बात हमें सिद्ध करनी है। तो हमारा प्रश्न देख लो, इसमें क्या है, जो पहला पार्ट है इसका वो क्या है, वो है 7 × 11 × 13 और प्लस में है 13। अगर यहाँ पे ये भी इनटू में हो जाता तो हमारी लाइन अभी सिद्ध हो जाती, लेकिन ये इनटू में नहीं है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक नंबर तो हमारा अलग से ये हो गया और एक नंबर अलग हो गया।
अब देखो तो आपको पता है कि कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो प्लस और माइनस होगा उसके आगे की संख्या एक अलग हो जाती है, पीछे की एक अलग रह जाती है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो यहाँ पे हमें 13 कॉमन मिल गया। बचा क्या, यहाँ पे बचा 7 बचा और 11 बचा इनटू में, और प्लस यहाँ पे क्या है 13 यहाँ पे पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ पे हमारा बचा 1। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे पूरा का पूरा 13 चला गया तो यहाँ पे तो 0 बचेगा। अगर हमने यहाँ पे 0 लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पे मान लो मैं लिख दिया 13 में अगर मैं 0 का इंटू करूँगा तो वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये तो 13 है, 0 नहीं है। अगर मैं 13 में इंटू करूँ 1 का तो वो 13 ही रहेगा, क्या रहेगा 13, इसलिए यहाँ पे 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, 13 तो बाहर है, आपस में इनका इंटू कर लेते हैं, तो इसका 7 का गुणा इसमें करेंगे, कितना आएगा 77 और एक होता है 78, कितना होता है 78, तो यहाँ पे आ गया कितना 13 गुणा 78। अब देखो ये तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये अभी एक अभाज्य संख्या नहीं है, हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तब हमें अपना आंसर मिलेगा। तो अब 78 के फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पे फैक्टर करने के बाद वहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 से करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 39, 3 से काटेंगे यहाँ पे कितने बार जाएगा 1 3, और इसको काटेंगे यहाँ पे 3, 13 से सीधा एक बार। अब यहाँ पे हमारे जो इसके फैक्टर निकल के आए हैं वो आए हैं 13 किसके 78 के, 2 इंटू 3 इंटू 13। और आपको पता ही है कि जो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है वो क्या होती है, इसमें जो कॉमन आपको दिखता है, यानी दो संख्या एक संख्या 2 बार दिखती है तो उसको हम पावर के रूप में लिखते हैं। कैसे, पावर के रूप में। यहाँ पे इसको लिखेंगे 13 की पावर 2 गुणा 2 और गुणा 3। अब लेकिन ये क्रम से नहीं लिखा है, इसको क्रम से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर लिख देते हैं 13 की पावर 2। अब ये बताओ, अब ये कैसे आ चुका है, इंटू के रूप में आ चुका है, इंटू इंटू इंटू, और अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आप नीचे अगर अब आपको लिख देना है, क्या लिखेंगे आपने, अतः भाज्य संख्या बराबर, इसी सूत्र को लिख देना बस, अभाज्य संख्याओं का गुणन। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपको नीचे लिख देनी है बस, इससे ही सिद्ध हो जाएगा यहाँ पे कि जितने भी जो आपको नंबर दिख रहे हैं वो आपको एग्जामिनर को दिखेंगे कि ये भी एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, और आपस में किस में है, इनटू के रूप में है तीनों, कोई भी प्लस माइनस बीच में नहीं है। तो आपको ये वाली लाइन करने के बाद में नीचे ये वाला सूत्र लिख देना है बस, और हमारा इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है उसको आप करने की कोशिश करना। इसके बाद हमारा जो लास्ट प्रश्न है उसको मैं अभी करा रहा हूँ। ठीक है, अब हम अपने लास्ट प्रश्न को करते हैं, जो कि हमारी 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। तो वो क्या है, वो कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी वृत्ताकार का मतलब एक गोल पथ है। ठीक है, एक रास्ता है गोल, यानी कि एक सर्कल बना हुआ है वहाँ पे। तो उसमें वो बोल रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी सोनिया, कोई सोनिया नाम की लड़की है, इसको एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं, पूरा वाले में 18 मिनट। ठीक है, इसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, एक रवि नाम का लड़का है, उसको कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। उसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी कि मान लो कि वो यहाँ से मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, ये वाला मान लो ए पॉइंट है, और वे दोनों ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। सोनिया भी ए पॉइंट से स्टार्ट करती चलना, और जो क्या नाम है, रवि भी ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, और दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि दोनों ऐसे चलते हैं, ये मान लो ऐसे चलते हैं। ठीक है, ऐसे दोनों चलते हैं, एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं, यानी कि 5 बजे, मान लो 5 बजे से चलना स्टार्ट किया, दोनों ने यहाँ से ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब तो वो पूछ रहा है बताओ कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि आपको वो बता रहा है, पूछ रहा है कि बताओ कि इसी स्थान पर वे एक साथ कब मिलेंगे दोबारा से। जैसे मान लो यहाँ पे रवि चक्कर लगाता जाएगा, तो यार रवि पहले यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन सोनिया कहाँ पे होगी, पीछे होगी कुछ। जब दूसरा चक्कर लगाएंगे तो सोनिया यहाँ पे पहुँचेगी, तो रवि थोड़ा आगे निकल चुका होगा। पर ऐसे ही करके करके ऐसा कौन सा समय होगा जब वे दोनों एक ही साथ क्या हो, ए पॉइंट पर ही दोबारा से मिल जाए। ये क्या कह रहा है, वो हमें एलसीएम निकालने की बात कर रहा है। किसकी, एलसीएम निकालने की। उसने बोला कि एक साथ कैसे चलने की बात कर रहा है, वो
एक साथ चलने की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस सवाल का क्या निकालना पड़ेगा, इसमें हमें एलसीएम निकालना है। क्या? एलसीएम। तो जिसका जो एलसीएम निकलेगा उतने मिनट बाद ही वो क्या करेंगे, दोनों उसी स्थान पे दोबारा से मिलेंगे, यानी कि ए पॉइंट पे। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना है, पहले मैं आपको इसकी थ्योरी बताता हूँ कि थ्योरी क्या लिखनी है, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके पेपर में कोई ऑप्शन वाला आंसर तो होगा नहीं, आपको इसकी थ्योरी लिखनी जरूर पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दिया है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो आपको ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी ऐसे प्रश्नों में, ठीक है। क्या दिया है, यहाँ पे लिख लो, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, यानी कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा वो लिखना है। तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, इसको 18 मिनट। अब यहाँ पे लिख दो रवि को एक चक्कर लगाने में, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, आपको पूरा लिखना है, लगा समय, एक चक्कर लगाने में इसको लगता है 12 मिनट, ठीक है। इसको 12 मिनट लग रहे हैं, ये तो दिया है। अब उसने क्या बोला है कि प्रारंभिक स्थान पर वे कब मिलेंगे, तो इसके लिए आपको अब ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, इसमें यहाँ पे केवल लिख देना हल पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर क्या करेंगे, 18,12 लिख देना पीछे एलसीएम, इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नॉर्मल 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो आपको नॉर्मल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, 18 के फैक्टर करेंगे और 12 के फैक्टर करेंगे। तो 18 का निकलेंगे 2 × 3 × 3, 12 का निकलेंगे 2 × 2 × 3। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे 2 तो एक बार आया है, 3 कितने बार आया है, 2 बार। यहाँ पे 2 कितने बार आया है, 2 बार, और लेकिन 3 कितने बार आया है, 1 बार। तो ये आपको इसको ऐसे लिख लेना है। अब यहाँ पे लिख देंगे आंसर, फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे। अब देखो कॉमन देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम कॉमन देखेंगे। तो कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो 2 भी कॉमन दिख रहा है, 3 भी कॉमन दिख रहा है। तो 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे मिला और 3 यहाँ पे मिला। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर बड़ी वाली कौन सी है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर यहाँ पे ये बड़ी है 2 ही केवल, तो 2 की पावर 2 बड़ी है, क्या है 2 की पावर 2, इसको लेंगे। अब इसको यहाँ पे 3 भी दिख रहा है। अब 3 की क्या देखेंगे, एलसीएम के लिए हम क्या देखना पड़ता है, 3 की पावर बड़ी वाली। तो 3 की पावर कौन सी बड़ी है, यहाँ पे 2, तो 3 की पावर 2। अब इसको खोल लेते हैं, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 9। आपस में इनका इंटू कर देंगे तो कितना आएगा, 36। तो यानी कि 36 मिनट बाद वे दोबारा से इसी स्थान पे मिलेंगे। जैसे कि मान लो उन्होंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ए पॉइंट से, किसने, रवि ने और किसने, सोनिया ने, यहाँ से दोनों ने स्टार्ट किया था चलना। तो वे 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोबारा से यहाँ पे मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी को बताइए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरे को इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो आप सभी मेरी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने उन भाई बंधुओं में शेयर जरूर कर देना जिन सभी को मैथ से डर लगता है और वो 10th क्लास में है या 9th क्लास में है। क्योंकि मैं 9th और 10th क्लास के मैथ को आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल 0 लेवल से कराऊंगा। आपने क्लास को देखा ही है, मैंने बिल्कुल बेसिक थ्योरी आपको करवाई, पहले थ्योरी को समझाया, उसके बाद में हमने अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट किया। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर देना, जिससे कि वो जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप सभी देखो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो क्योंकि देखो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको जो सभी मेरी वीडियोज़ होंगी वो सबसे पहले मिलेंगी और आप अच्छे से अपने सिलेबस को कर पाओगे। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या होगा, उससे नुकसान क्या होगा कि आपको मेरा चैनल बार बार सर्च करना पड़ेगा, बार बार ढूंढना पड़ेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप मेरी जो भी वीडियो होगी जब आप अपने फ़ोन को देखोगे तो वो मैं नई वीडियो डालूंगा तो वो आपको वहाँ पे दिख जाएगी। तो आप सभी
इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी दबा लेना और इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में शेयर जरूर कर देना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। और कमेंट में अपना नाम और आप किस शहर में रहते हो वो और अपना हो सके तो अपना मोबाइल नंबर भी भेज देना, जिससे क्या होगा कि मैं आप सभी के लिए एक ग्रुप बनाऊंगा। या फिर आप सभी मेरा मोबाइल नंबर लिख लो, आप सभी मेरा नंबर लिख लो, क्या है 8923981896। तो आप सभी इस नंबर पे मेरे को आप सभी इसको मैसेज करना और मैं आपको एक ग्रुप में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। आप सभी नाम कमेंट में बताना मेरे को और मैं आपको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा इस ग्रुप में, ठीक है। तो ग्रुप में उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप वहाँ पे अपने डाउट मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसी के बाद मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है।